अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह से आगे, मेरे साथ मैं हूं, ये कहना चाहिए मुझे, चूंकि हम नॉर्मली मैं और सवीन होते हैं इस शो में। आज चूंकि उनकी तबीयत नासाज है, वो नहीं आई, तो आज शो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अब से कुछ देर पहले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो कि पहुंचे हैं एक रोज़ा दौरे पर लाहौर, चूँकि कल से वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। कल पाकिस्तान पहुंचे थे इस्लामाबाद, आज वो पहुंचे हैं लाहौर अब से कुछ देर पहले। और मरियम नवाज साहिबा ने उनका इस्तकबाल किया है। और आज ज़ाहिर है उनकी जितने घंटे वो लाहौर में मौजूद रहेंगे, उनकी कुछ मीटिंग्स भी हैं। इसके साथ साथ जो विज़िट्स हैं वो भी बहुत अहम हैं, जैसे कि बादशाही मस्जिद उन्होंने जाना है, मज़ार इकबाल वो जाएंगे। और इस वक्त मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले के मनाज़िर जिस वक्त इब्राहिम रईसी साहब ईरानी सदर पहुँचे थे लाहौर में और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने उनका इस्तकबाल किया था। और अगर हम कल की बात करें, जब इस्लामाबाद पहुंचे थे, कल ज़रा बड़ा अहम दिन पाकिस्तान के लिए, दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए, अपने हमसाए मुमालिक तरीके से हम अपने ताल्लुकात को लेकर आगे चलते हैं। और जैसे किसी बहुत प्यारे हमसाए को देखकर हम दिल से कोई प्यारी सी बात कहते हैं, तो कल कुछ ऐसे ही हुआ जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा, चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद, यानी आपको देखकर हमारी आंखें हुई, हमारा दिल खुश हुआ। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात में उनसे फ़ारसी में गुफ्तगू की, सबको हैरान किया। अच्छा, ईरानी सदर जब उन्होंने ये गुफ्तगू सुनी, जब उन्होंने ये जुमला सुना, वो भी बहुत खुश हुए, मुस्कुराने लगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से मुकालमा करते हुए कहा, चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद, यानी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को अलामा तकी बहार का फ़ारसी कलाम दरूद बर पाकिस्तान ये भी पढ़कर सुनाया। तो जो वो मंजर था ना, वो आपको दिखा तो रहे हैं, लेकिन ज़रा सुनवाते हैं किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने कहा। चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद, चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद, खैर खूब, आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। अलामा तकी बहार फरमाते हैं, हमेशा लुत्फ़े खुदाबाद यार पाकिस्तान, बकी मबाद फलक बात यार पाकिस्तान। हमेशा अल्लाह ताला का लुत्फ़ हो पाकिस्तान पर, जो कि हमारा दोस्त है, और आसमान कभी भी पाकिस्तान से कोई कीना ना रखे। मैं इस शेर पर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत। क्या बात है। और नॉर्मली ऐसे किसी भी विज़िट में, ऐसी किसी भी मुलाकात में या किसी प्रेसर में ऐसे ही होता है कि जब एक ऐसी शख्सियत मौजूद हो जिसका ताल्लुक किसी और मुल्क से और कोई और ज़बान बोलता है, ट्रांसलेटर साथ होता है। लेकिन आप ये देखिए कि जब उन्होंने कहा चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद, तो फिर ट्रांसलेटर ने एग्जैक्टली वही रिपीट किया, चूँकि ज़ाहिर है उसकी ट्रांसलेशन तो उन्होंने करनी नहीं थी उस तरीके से, चूँकि ज़ाहिर है वो समझ रहे थे इसको। अच्छा, मुआहिदे बहुत अहम, चूँकि ज़ाहिर दौरा पाकिस्तान उनका जिस तरीके से अहम है, जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत अहम रहा, पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, अमन के लिए, तो तिजारती हजम की अगर हम बात करें, 10 अरब डॉलर तक ले जाने का अज़्म है जिसको दोहराया गया है। 8 मफामती यादाश्तें हैं और मुआहिदे हैं जिन पर दस्तखत हुए हैं। जॉइंट फ्री इकनॉमिक जोन मुआहिदे की तौसीक हुई है। इब्राहिम रईसी साहब ने कहा है कि मुखालिफतों के परवाह किए बगैर पाक ईरान ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाएगा, यानी दुश्मन कोई भी कोशिश कर ले, इन दो मुल्कों के दरमियान खलीज पैदा करने का ऐसा होगा नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, खत्ते में तरक्की और खुशहाली चाहते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुश्तरका कोशिशों पर हम इत्तफाक करते हैं। पाकिस्तान और ईरान, इनका दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी का फैसला ये भी सामने आया है। वज़राए दाखिला जो मुलाकात हुई उसमें यह इत्तफाक किया गया। अब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आ चुके, अब लाहौर पहुंच चुके हैं और फिर उन्हें कराची भी जाना है और बहुत सी अहम मुलाकातें होंगी और बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, वो हम वक्तन फ़वक्तन आपसे शेयर करते जाएंगे। अब ऐसे में लाहौर और कराची, वहाँ पर आम तातील का ऐलान किया गया है। तालीमी इदारे, तमाम सरकारी दफातर बंद रहेंगे और जामिया कराची में होने वाले जो इम्तहानात उनको मुलतवी किया गया है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात भी बाद में लिए जाएंगे और शहर को सजाया गया है, उनके बैनर्स लगाए गए हैं। किस तरीके से वेलकम किया जा रहा है ईरानी सदर को, ये पाकिस्तान अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात करते हैं मौसम की। जब बात है मौसम की, मौसमी तग़य्युरात की, जहाँ जहाँ पर मौसम तबाही मचाता है उस पर हम बात करते आए हैं। लेकिन आज
अगर हम पाकिस्तान के मौसम की बात करें या कल का जिक्र करें और आने वाले दिनों का हवाला दें, तो कल मरी में जिस तरह मूसलाधार बारिश हुई, जालाबारी हुई, आसमान से ओले गिरे, हर तरफ सफेदी छा गई। बर्फबारी नहीं थी लेकिन मंजर कुछ ऐसा ही था। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई थी। ओकाड़ा, जड़ावाला, झंग, गोजरा, तलागंग, यहाँ पर भी बादल बरसे, ठंडी हवाएं चली। अच्छा, कल वाकई इस्लामाबाद का मौसम दिन में शदीद गर्मी और शाम में ठंड, तो बड़ा ही ऑपोजिट सा वेदर था कल इस्लामाबाद का भी। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि ये जो होने वाली बारिशें हैं आइंदा आने वाले दिनों में वो बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, बिलखुसूस पंजाब और सिंध में जहां गंदम पक कर तैयार है। तो क्या नया स्पेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है, वो सिस्टम कैसा है, इस पर बात करेंगे। मेट डिपार्टमेंट से सरदार सरफराज साहब साथ मौजूद हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सरदार साहब, ये जो अब इस महीने का आखिरी एक सिस्टम आना है और उसकी वजह से बारिशें होंगी, कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश, वो कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और इस वक्त कहाँ पर है? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो जैसे आपने जिक्र किया, कल पंजाब में कहीं कहीं मरी में, मंडी बाउद्दीन और दूसरी जगहों पर कहीं पर हल्की, कहीं पर दरमियानी बारिश हुई और साथ में यालाबारी भी हुई। तो वो तो जो पिछला सिस्टम गुजर रहा था उसी की एक तरह से कुछ हिस्सा कह लें, कुछ बाकियात उसकी हैं। अच्छा। नई वेव जो दाखिल होगी वो कल 24 की रात से बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में, यानी वही ईरान के रास्ते या साउथ वेस्ट अफगानिस्तान है उस रास्ते से नई वेव दाखिल होगी बलूचिस्तान में पहले, और फिर वो ग्रेजुअली पूरे मुल्क पर फैलेगी अपर सिंध से, सेंट्रल और अपर सिंध से होती हुई। तो पूरे बलूचिस्तान में अच्छी बारिश है। एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान का आपने जैसे पहले भी जिक्र किया, उसमें खासी फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग हुई और पिछले दिनों खासी डिस्ट्रक्शन हुई, खासे नुकसानात हुए। तो अगेन बलूचिस्तान पूरे में हैवी स्पेल है, ख़ासकर वही एरिया जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था पिछले स्पेल में, गवादर साइड, तो केश डिस्ट्रिक्ट और मकरान डिस्ट्रिक्ट और उससे ऊपर चागी डिस्ट्रिक्ट और फिर इधर नौशकी, कोयटा और ज़ियारत, चमन जो और का इलाके जितने नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान के हैं वहाँ पर तेज़ स्पेल है बारिशों का। तो ज़ाहिर है पहाड़ी इलाकों में जब तेज़ बारिश होती है तो फिर नदी नालों में तुगयानी आ जाती है और वही पानी नीचे फिर मैदानी इलाके जाकर कहीं यानी एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है स्पेसिफिकली फॉर बलूचिस्तान एंड फॉर केपी, इन दोनों में खास करना, क्योंकि केपी में अगेन जी, क्योंकि अफगानिस्तान से भी जो वेव आ रही होती है, फिर इधर से साउथ से जो एक वेव जा रही होती है, दोनों का इंटरेक्शन एक तरह से हो जाता है। तो सिंध और बलूचिस्तान, यानी मैं अगर सिर्फ मैदानी इलाकों का पूछ लूँ आपसे, जहाँ पर ज़ाहिर फसल तैयार है गंदम की, वहाँ पर भी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं या नहीं? वहाँ पर इतना ख़तरा नहीं है? बलूचिस्तान में तो वही मतलब ये कि तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ और उस तरह से तेज़ बारिश और फिर साथ साथ कहीं कहीं यालाबारी भी, तो जाहिर है ये सारी चीज़ें फसल की नुकसानदेह होती हैं, खासकर अगर फसल मैच्योर स्टेज में है, जैसे आपने जिक्र किया। और ये स्पेल कितने दिनों पर मुहित होगा? ये देखिए 25 से लेके 29 या 30 उस तक, यानी एटलीस्ट 4 से 5 दिन तक चलेगा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ औकात में, यानी बलूचिस्तान में 24 की। ठीक, और इस हवाले से अलर्ट्स ज़ाहिर जारी कर दिए गए हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में भी और केपी में भी। बहुत शुक्रिया, सरदार सरफराज साहब साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल से मुताबिक गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह करे बारिश रहमत की हो। ज़ाहिर से पहले भी जो बारिश हुई उन्होंने बहुत तबाही मचाई है पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, कुछ और खबरें शामिल करते हैं, लेकर चलते हैं आपको फ्रांस, जहाँ पर रंग बिरंगी पतंगों का शानदार मेला सजा है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, यहाँ पर टूरिस्ट भी मौजूद हैं, जो लोकल्स हैं वो भी हैं, बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की है और फ़ज़ा में देखें तो यूँ लगता है जैसे एक नया सा रंग है, एक नया सा मंजर है, एक कैनवस बड़ा खूबसूरत सा लगता है। इस फेस्टिवल का इनेकाद शुमाली फ्रांस में ब्रिक के साहिल पर हुआ है और इसमें आसमान मुख्तलिफ शक्लों की रंग बिरंगी खूबसूरत पतंगों से भर गया है। अच्छा, आप ये देखिए, जितने लोग वहाँ मौजूद हैं ज़रा वो इन्जॉय भी कर रहे हैं इसको, और टूरिस्ट वहाँ पर है वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो किसी ड्रीम लैंड में आ गए हैं, यानी कोई ख्वाब देख रहे हैं वो, कि ज़रा वो शायद स्पेसिफिकली इसी मंज़र को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच जाएँ। कोई हाथी की शक्ल का है, कोई ड्रैगन की शक्ल का है, मुख्तलिफ अशकाल के, बल्कि ऑक्टोपस भी नज़र आ रहा है, तो मुख्तलिफ अशकाल की काइट्स यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। आप ये देखिए, तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जगह पर इस तरह से एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ऐसे मेले सजाए जाते हैं। शहरों में नहीं होता, चूँकि हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो लाहौर हो, रावलपिंडी और दीगर बड़े शहर हों, तो ज़ाहिर है वहाँ पर अगर इस तरह के फेस्टिवल्स हों तो उससे जिस तरह का नुकसान होता है हम सब जानते हैं, तो इसीलिए हम पतंगबाजी को ज़रा डिस्करेज कर रहे हैं। लेकिन किसी एक जगह पर कंट्रोल इन्वायरमेंट में होना एज फेस्टिविटी वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, लाहौर समेत पंजाब भर में
नो प्लास्टिक मुहिम का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि कल हमने अर्थ डे की बात की थी और कल का थीम क्या था, अर्थ प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो इसी की मुनासबत से जो फैसले हुए, अब 5 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सीनियर वजीर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, तर्जुमान भी हैं, और उन्होंने कहा कि पाबंदी से स्मॉग ख़त्म होगी, माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे और उससे सारी चीज़ें बेहतर होंगी। ज़ाहिर अपनी डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, हुकूमत को भी, और जिस तरीके से चीज़ें लेकर आगे चल रही है पंजाब हुकूमत, उसको वो बता रही हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन, और एक ऐसी वीडियो आज हम आपको दिखाएंगे। यूँ वीडियो तो ये पुरानी है, ये है तो जनवरी 2024 की वीडियो, लेकिन इस पर बात करना इसलिए आम है कि अभी ये सरफेस हुई है, सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रही है। इस पर बात करना इतना आम है कि हम अक्सर ये बात करते हैं वुमेन कार्ड। तो ये वुमेन कार्ड जो लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर बात करना बहुत अहम है। ये जो खातून है, जिस वक्त ये टोल प्लाजा पर पहुंची तो जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर मौजूद थे उनसे इन्होंने बदतमीज़ी की। ना सिर्फ बदतमीज़ी की, बल्कि जो अगला मैं जुमला कहूँगा, ये वाकई सुन के आप भी खौफज़दा होंगे कि ये क्या रवैया है। ये देखिए जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी चलाई और आगे जो पुलिस ऑफिसर खड़े थे उनको नीचे गाड़ी के तकरीबन नीचे गाड़ी के दे दिया, क्योंकि टक्कर मारी उनको। यानी एक तरफ बदतमीज़ी, बदतहजीबी, और दूसरी जानिब इतना वायलेंस कि ये नहीं देखा कि आगे एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है और उनको टक्कर मारी। अब उसके बाद पुलिस ने ज़रा मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन कहा यह जा रहा है, ज़रा इसकी अभी चीज़ें सामने आएंगी मज़ीद भी, कि कहा यह जा रहा है कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वह खातून इस वक्त मुल्क से फ़रार हो चुकी हैं और ये गाड़ी गालिबन उनके बेटे के नाम रजिस्टर्ड थी। लेकिन ज़रा इस पर बात करना इसलिए कि हमने खुद भी कई बार ज़रा देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस जब रोकती है तो उनसे बदतमीज़ी की जाती है। हालांकि वो सिर्फ अगर डॉक्यूमेंट्स तलब कर रहे हैं तो आपका काम है उनको डॉक्यूमेंट्स देना, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कोई ऐसा रवैया आ जाता है सामने जिसकी वजह से फिर ऐसे मामला ख़राब हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और हम थोड़ी बात सोशल मीडिया की करते हैं। अक्सर ऐसा होता है इंस्टाग्राम पे कि बहुत से जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो एक पोस्ट लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं जिस पे लिखते हैं आस्क मी अ क्वेश्चन। उस पर सारे लोग उनसे सवाल पूछते हैं। अच्छा, बहुत सी खबरें बन जाती हैं उन सवालों के जवाब पे, कि जब कोई ऐसा सवाल किया जाए कि फिर वाकई इटसेल्फ वो सवाल भी खबर और समटाइम्स वो जवाब भी। नाज़िश जहांगीर साहिबा हमारी ई ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ मौजूद थी, खूबसूरत अदाकारा हैं पाकिस्तान की, बहुत से ड्रामा में आपने काम किया। आपने ये लिखा कि आस्क मी अ क्वेश्चन, और उस पर किसी सोशल मीडिया यूज़र ने एक सवाल किया कि अगर पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम आपको शादी के लिए प्रपोज करें तो आपका जवाब क्या होगा? उन्होंने कहा माजरत ही करूँगी। बाबर भाई सबके भाई हैं, फिर इस तरह की और बातें उन्होंने की, लेकिन उसके बाद जो सारिफीन ने थोड़ा सा ट्रोल किया उनको, उस पर भी उन्होंने फिर दोबारा कहा कि लगता है ज़्यादा लोग नाराज़ हो गए कि बाबर भाई के फैंस चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर कोई खातून माजरत कर रही है तो उस पर ट्रोलिंग क्यों उनको हो रही है। और ये वैसे वाकई दुरुस्त बात है। एक तो मुझे मेरी ज़ाती राय है कि ये सवाल बड़े इनसेंसिटिव होते हैं कि अच्छा अगर फ़लाँ आपके प्रपोज़ करे या फ़लाँ का रिश्ता आपके लिए इस तरह नाम लेके किसी खातून से या किसी मर्द से भी, तो इट्स नॉट नाइस। ये वाकई हम सबको भी चाहिए कि अपने सवाल भी ऐसे करें कि जिसमें कोई किसी की कहना चाहिए कि एक जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो भी मजरूह हो, प्लस एक उसकी अपनी एक बाउंड्री होती है, आप उसे ब्रीच ना करें। इसी तरह की बहुत सी और खबरें भी हमारे साथ होंगी, बहुत सेगमेंट्स आज इस प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। सियासी माहौल की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन धांधली करके अपने उम्मीदवारों को जितवाया गया, इलेक्शन के नाम पर एक ढोंग रचाया गया। इतने वोट शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिले जितने उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार को मिल गए। अब एक रोज़ कबल ही नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को पेशकश करते हुए कहा था कि अगर वो मुज़ाकरात करें तो बानी पीटीआई की रिहाई बड़ी बात नहीं। तमाम पीटीआई वाज़े तौर पर टकराव के मूड में नजर आ रही है और वह बार बार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत मुल्क भर में मुजाहरों की कॉल दे रही है। इस पर बात करेंगे हमें इस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने ज्वाइन किया। खुर्रम साहब प्रिया, आपने वक्त दिया। खुर्रम साहब, सबसे पहले मैं जो पीटीआई का इस वक्त रवैया है उस पर भी बात करूँगा, और स्पेशली जो कहा गया पीटीआई की तरफ से कि अगर हुकूमत से मुज़ाकरात में इन 3 मुतालबात को मान लिया जाता है, जिसमें एक वो कहते हैं सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए, जल्द से जुलूस पर जो पाबंदी है वो ख़त्म कर दी जाए और 10 इंतखाबी हलकों का ऑडिट कराया जाए। ये मुतालबात पीटीआई के आपकी नज़र में कैसे हैं? मान लेने चाहिए और फिर मुज़ाकरात हो जाएं, दुरुस्त तर्ज अमल होगा? हमें चूंकि बड़े पुराने जख्म लगे हुए हैं तो ये तो इनका
धांधली का शोर है और गरिया है, ये हम पिछले अब 11 साल से सुन रहे हैं। 2013 के इलेक्शन के बाद भी यही शोर व गोगा किया था, उसके बुनियाद पर 126 दिन का धरना भी किया था। और जब आज जिस तरह आज ये कहते हैं कि इनके पास बहुत बड़े सबूत और शवाहिद हैं, उस वक्त कहते थे कि हमारे पास वैगने भर के सबूत हैं, लेकिन जब वो वैगने जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गई तो रद्दी साबित हुई। तो लिहाजा ये जो इलेक्शन जीत जाते हैं उस पे कहते हैं वो ठीक है, जो नहीं जीतते वो कहते हैं धांधली हो गई है। तो लिहाजा इनसे बात जरूर करनी चाहिए, मुतालबात पर नहीं, कानून साजी पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए अगर आज जो आवाम को सबसे बड़ी तकलीफ है महंगाई की, अगर इसके बारे में उनके पास कोई तजावीज हैं तो फिर बात होनी चाहिए। लेकिन खुर्रम साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा कि अगर पीटीआई बात करे हमसे तो ये भी कोई मसला नहीं है कि बानी पीटीआई की रिहाई मिल जाए। क्या वाकई ये राना साहब की बात की ये कर सकती है हुकूमत, ये हुकूमत के बस में, चूंकि मामला तो अदालत के हैं? जी, मैं भी यही कहूंगा कि एक गुडविल हो सकती है, लेकिन मामलात अदालतों में हैं और कानून की हुक्मरानी ये तो नहीं हो सकता कि जब राना साहब जेल में थे और नाहक तौर पे नाइंसाफ, तो उस वक्त कानून की हुक्मरानी थी और आज नहीं है। तो इशू यही है कि ये मामलात अदालतों में है और जहां तक तो हुकूमत की प्रोसिक्यूशन है, मेरी तो इसमें मैं एक जाती राय डेडलाइन हमेशा समझता हूँ कि 9 मई का जो वाकया था, रियासत पर जो हमला था, उसके मंसूबा साजों को, सहूलतकारों को और करने वालों को सख्त तरीन सजा देनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ सबूत और शवाहिद नहीं है उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक। और चूंकि इससे पहले आपने कहा कि धांधली का शोर ये तो आप कई सालों से सुनते आए और आपने कहा ये सिर्फ पीटीआई की तरफ से ही शोर उठता है, लेकिन अब तो आप लोगों की तरफ से भी खासा शोर हुआ है इन इंतखाबात के बाद। तो आपको नहीं लगता कि अगर सिर्फ 10 हल्कों की बात है, चंद हल्के आप लोग भी अपने ऐड करवा लें तो ये हो जाना चाहिए? ये तो एक मुतालबा अच्छा है ऑडिट का। देखिए, ये जो ऑडिट, जी बिल्कुल जी, ऑडिट का मुतालबा ये करते रहेंगे। ऑडिट होता है अदालतों के जरिए। अच्छा, कौमी असेंबली के पास या हुकूमत के पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत वो ऑडिट कर सके। हुकूमत बना भी नहीं सकती इसीलिए ऐसा ये बात, कमीशन? जी ऐसा कमीशन हो सकता है, लेकिन उसको ऑपरेशनल करने के लिए भी अदालतों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये बड़ी अजीब बात है कि अब 2.5 महीने हो गए हैं आम इंतखाबात को हुए, अभी तक ये जो शोरो गोगा करने वाला फितना फसाद है, ये अदालतों में किसी भी धांधली के सबूत का एक टुकड़ा पेश नहीं कर पाए पूरे मुल्क में कि भाई यहाँ धांधली हुई है। शोर डाल रहे हैं, कमीशन बना रहे हैं खोलने, लेकिन अब देखें ना, वक्त बड़ा जालिम उस्ताद है। फॉर्म 45 लाते हैं बाद भी अदालत में, जी तो लेकर आए ना जी, लेकर आए और अदालतों में उस पर उसको पुश करें, लेकिन वहां काम नहीं कर रहे। दूसरा ये कि अब इनको जवाब तो अब देने पड़ेंगे ना कि बाजौड़ में अपनी कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली के नशिस्त कैसे हार गए, यहाँ गुजरांवाला जिले में वजीराबाद में अपनी सूबाई असेंबली के नशिस्त कैसे हार गए, क्योंकि या तो फिर इलेक्शन 8 फरवरी वाला ठीक हुआ था, तो अभी 2 दिन वाला उस पे तो मान रहे हैं गलत हुआ है। खुर्रम साहब वो तो मान रहे हैं कि हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है, बाजौड़ वाले में तो उन्होंने अग्री कर लिया। जी तो मैं यही कह रहा हूँ ना जी कि ये सिलेक्टिव तौर पर मानना जो है दुरुस्त नहीं होगा। जहां पूरे मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात हुए हैं, अगर ठीक हुए थे तो पूरे मुल्क में ठीक हुए थे, और अगर ठीक नहीं हुए तो पूरे मुल्क में ठीक नहीं। ठीक। क्या इस वक्त नून लीग के अंदर वाकई थोड़ी टूट फूट हुई है इलेक्शंस के बाद, चूंकि कुछ ऐसे रहनुमा हैं जिनके बयानात आपस में तजाद करते हैं? जैसे जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि हारने की वजह राना सनाउल्लाह साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नहीं, अगर राना तनवीर साहब हार जाते तो जावेद लतीफ़ साहब को कोई मसला ना होता। तो इस तरह के बयानात एक दूसरे पर डालना मामले को, इससे क्या जाहिर होता है? जी, इससे जाहिर ही होता है कि मुस्लिम लीग नून के जो अपने फोरम्स हैं वो अभी मुतहरक नहीं हुए। पार्टी की एक मरकज़ मजलिस आमला है, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो यही मैं रिक्वेस्ट भी की है, मैंने फॉर्मली भी सदर जमात को कि ये इन फोरम्स को एक्टिवेट करें, ताकि हम सब लोग जिनके इंतखाबात के बारे में मुशाहिदात हैं वो हम पार्टी के साथ शेयर करें। और पार्टी को जरूरत है कि इंतखाबात का एक बेलाग तज्जिया, सिर्फ पंजाब में नहीं, 4 सूबों में जो हमारे उम्मीदवार जिन्होंने इंतखाब लड़ा है वो आकर शेयर करें। तो ये अगर जब पार्टी के अंदरूनी फोरम एक्टिवेट होंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि ये बातें थम जाएंगी जो हमें मीडिया पर नजर आ रही है।
और जो इरफान सिद्दीकी साहब ने बयान दिया, गो कि आपने उसकी तरदीद की है, आपने कहा कि ऐसा मामला नहीं है, आप लोगों को ये लगता था कि यही समझा गया था कि नई उम्मीदवार वज़ीर आज़म के नवाज़ शरीफ साहब ही होंगे। गो कि इरफान सिद्दीकी साहब के बयान के बाद बहुत तनकीद होती रही कि ज़ाहिर है वोट उस पर लिया, अखबार में यही छपा कि पाकिस्तान को नवाज़ दो। अब ऐसे में मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि फ़र्क क्या है नवाज़ में और शहबाज में? नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, क्या फ़र्क है? ऐसा कौन सा काम है जो नवाज़ शरीफ साहब होते तो कर लेते लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते? देखिए, दो बातें। एक तो सिद्दीकी साहब ने अपने महसूसात की बुनियाद पे अपनी राय का इजहार किया और हम लोग जो तो नहीं हुआ होगा ना सर, तो उन्होंने अपने, लेकिन हम लोग जो पार्टी के फ्रंट लाइन पर आकर इंतखाब लड़ने वाले लोग हैं जी, हमें तो यही पार्टी की हिदायत थी कि मोहम्मद नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे और आखिरी दिन तक हमने इसी बुनियाद पर अपनी मुहिम जो थी कंडक्ट की थी। ठीक है। दूसरा ये है कि फर्क ये है कि जो पार्टी के कारकुन का एक जज्बाती लगाव है वो बराह रास्त मोहम्मद नवाज शरीफ से है और उनकी जो अचीवमेंट है 1990 में भी और उसके बाद खासतौर पर 2013 से 18 तक के, उन्होंने उस वक्त भी इसी तरह यही ऑपोजिशन जो थी हम पर हमलावर थी, लेकिन उस दौरान नवाज शरीफ ने मुल्क से बैक वक्त 4 जो मुसीबतें थी, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, कराची की टारगेट किलिंग और महंगाई, उनका खात्मा किया। एक वोटर का लगाव जो है और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनकी जो जज्बाती वाबस्तगी है वो मियां साहब को ज्यादा एनेबल करती है कि वो पंजाब में भी और पूरे मुल्क में काम कर सकें। लेकिन शहबाज साहब का जो दूसरी उनकी एक्सपर्टीज है, शहबाज शरीफ साहब की एक्सपर्टीज ये है कि उन्होंने 16 माह एक 15 जमाती हुकूमत को चलाकर दिखाया और अब भी उनकी जो एक्सपर्टीज यही है कि वो कोalition को साथ लेकर चल सकते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ स्किल सेट्स हैं जिनका फायदा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ज़रा आपने कहा कि दोनों की एक्सपर्टीज़ अपनी अपनी है, वोटर का लगाव नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक आपने कहा कि चूँकि उन्होंने बहुत सी जमातों को एक साथ चलाया, लेकिन वो अलग बात है कि कैसा चलाया कि जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई बाकी जमातों ने तनकीद की लेकिन आज फिर एक साथ हैं, तो ये कैसा चलाया? देखिए, ये तो मुख्तलिफ जमातें जब इकट्ठी होती हैं जी, मैं सिर्फ ये, चूंकि मैं खुद उसका एनी शाहिद हूँ, ये तमाम जमातें हुकूमत के और ये वाकई जमातों को साथ लेकर चलना चैलेंज था। बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत, अब ये कोई नई टर्म नहीं रही। अब ज़ाहिर है हर जगह इस पर बात हो रही होती है, इस पर काम हो रहा होता है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, चूँकि ज़ाहिर है ये सब जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि अब AI के बगैर तरक्की बहरहाल नहीं होगी। अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो ज़ाहिर ये सब जानते हैं कि अगर हमें अपनी मईशत को बेहतर करना है, GDP ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, पाकिस्तान से गुर्बत को कम करना है, तो हमें इन टूल्स पर जाना होगा, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा काम करना होगा। लेकिन आज इस टॉपिक को पिक करने का मकसद ये है कि एक राइवलरी है जिसकी हम बात करेंगे। अमेरिका ने चाइना में चैट GPT के कुछ पार्ट को जब बंद किया तो चाइना ने कहा अच्छा थोड़े से पार्ट बंद करते हैं, हम पूरा आपका सिस्टम यूज़ नहीं करते, हम चैट GPT यूज़ ही नहीं करेंगे, अपना सिस्टम डेवलप करेंगे। ज़रा वो डेवलप तो कर रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन US और चाइना की इस राइवलरी में पाकिस्तान क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है, इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। डिजिटल एक्सपर्ट कंवल चीमा साहिबा साथ मौजूद हैं। कंवल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो राइवलरी है ये वाकई नुकसानदेह है या कि इसका सिर्फ हम फ़ायदे वाला एलिमेंट देखेंगे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से? देखिए, दुनिया में जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस तरह की है कि वी सी 2 सुपर पावर्स जो कि एक टेक्नोलॉजी रेस में ठीक है। AI जो है वो एक ऐसी रेवोल्यूशन है जो कि कह लें कि एक नेक्स्ट वेव ऐसा आ रहा है जो कि दुनिया को जिस तरह लोग द वे पीपल वर्क, लिव, प्ले, लर्न इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली चेंज। प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है ना। कहा जाता है कि AI के जो रिटर्न्स हैं वो 1000 गुना रिटर्न्स हैं प्रोडक्टिविटी के फ्रॉम योर नॉर्मल। जो अभी आप जितना प्रोड्यूस करते हैं लेट्स से 1000 दिन में, उतना आप इवेंचुअली एक दिन में प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे विद द हेल्प ऑफ AI। तो 1000 टाइम्स रिटर्न्स हैं AI के। तो इट्स नॉट अ स्मॉल इकोनॉमिक वेव, इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक वेव। तो उसमें जो टेक्नोलॉजी रेस में जीतेगा वो जाहिर है
बहुत आगे उसको फ़ायदा होगा। ठीक है। तो इस वजह से अमेरिका ने, चाइना जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली AI, जब ChatGPT आया तो चाइना ने अपनी इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज चाइना इज़ द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो चाइना ने बहुत सारी अपनी इंडस्ट्री के अंदर AI को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है। ChatGPT को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और हर तरह की फैक्ट्रीज में उसकी प्रोडक्टिविटी गेन के लिए उसको यूटिलाइज और एम्बेड करना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है उससे एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पहले ही चाइना में बहुत फास्ट है और AI की वजह से और ज़्यादा वो एक्सेलरेट हो रही थी। तो US के लिए वो एक स्ट्रेटेजिक कह लें कि फॉल्ट थी, मतलब एक ऐसी चीज़ थी जिसको दे हैड टू स्टॉप इट, खतरा था। तो इस वजह से जो है वो US रिस्पॉन्डेड बाय कटिंग ऑफ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ChatGPT फॉर चाइना। चाइना ने आगे से क्या किया, चाइना ने कहा कि अच्छा आप हमारे कुछ फीचर्स बंद करते हैं, हम आपका यूज़ ही नहीं करते, ठीक है, हम यूज़ ही नहीं करेंगे। तो चाइना ने ChatGPT को बैन कर दिया, ठीक है, चाइना के अंदर। अच्छा, अब चाइना इज़ वर्किंग ऑन इट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं चाइनीज़, कुछ पाकिस्तान में भी हुआ हुआ है और बड़ी कंपनीज हैं, दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है, LLM मॉडल्स जिसे हम कहते हैं, वो उस पर खुद काम कर रहे हैं। मगर जब तक कि वो अभी उसको टेस्ट करेंगे, उस पर टाइम लगेगा, टेक्स टाइम, ठीक है। अब बहुत सारी जो उनकी फैक्ट्रीज थी, बहुत सारी इंडस्ट्री थी, वो ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहे थे। पाकिस्तान में तो बैन नहीं है। तो मुझे खुद एक ऐसी मिसाल पता है कि चाइना की एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्चुअली सेंट, जो वो काम AI से करवा रहे थे, वो काम उन्होंने पाकिस्तान भेजा कि पाकिस्तान में वो काम जो है वो ChatGPT के थ्रू पाकिस्तान में हो जाए। और उसके रिजल्ट्स उन तक, जो एनालिसिस जो भी उनको चाहिए, वो पाकिस्तान से उन तक आ जाए इस इंटरिम पीरियड में। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कमल, माजी में जिस तरह हम देखते थे कॉल सेंटर्स कि अमेरिका में भी डायल करना है आपने, UK में भी डायल करना है, तो कॉल सेंटर्स पाकिस्तान में या इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे आपको चीप पड़ता था और यहाँ से ऑपरेट होते हैं। अब हम उसको बिल्कुल इस तरह रेप्लिकेट कर सकते हैं कि अभी चाइना अपना सारा काम पाकिस्तान शिफ्ट करे और ChatGPT से पाकिस्तान काम करके उनको दे दे। एग्जैक्टली। तो देखिए, अब ये जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया में, इसमें लोग जियोपॉलिटिकल रिडंडेंसी की तरफ भी जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, देव सीन के भाई देखिए, जब रशिया में वॉर हुई, ओवरनाइट रशिया में टेक्नोलॉजी बंद हो गई, जितनी भी US टेक्नोलॉजी थी बंद हो गई। तो लोगों ने रियलाइज किया कि भाई, बहुत सारे मुल्कों ने, बहुत सारे लोगों ने रियलाइज, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने रियलाइज किया कि भाई पहले जैसे जियोग्राफिकल रिडंडेंसी होती थी, अब उनको जियोपॉलिटिकल रिडंडेंसी पे भी काम करना है, ठीक है। अगर आपका वेस्टर्न बड़ी कंपनीज में, टेक्नोलॉजी कंपनीज में स्टेक है, तो उसकी कोई रिडंडेंसी जो है वो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि AI इतनी बड़ी रेवोल्यूशन है, जैसे मैं आपको बताया, इतनी बड़ी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है, इसके साथ 5G और क्लाउड, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक बहुत बड़ी वेव है। अच्छा, अब इनमें पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वो ये है कि पाकिस्तान की 6th यंगेस्ट पॉपुलेशन है। yes. और फिर वो जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग भी है, बहुत सारी उसमें से इंग्लिश स्पीकिंग भी है। एक ही चीज़ तो है हमारे पास, यंग पॉपुलेशन, यानी अच्छा ह्यूमन रिसोर्स। एग्जैक्टली। तो देखिए, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यंग पॉपुलेशन नहीं है, नहीं है, एग्जैक्टली, वर्कफोर्स ही नहीं है, वर्कफोर्स नहीं है। तो उन्होंने ये जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, उसके लिए उन्हें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग चाहिए होंगे ना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए। तो ये, और IT का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यू डोंट हैव टू बी फिजिकली देयर, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, यू कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मैं जो पाकिस्तान आई, मेरा एक बहुत बड़ा मिशन, मेरी लाइफ का मिशन ये है कि मैंने पाकिस्तान से किसी ना किसी तरह, मुझे बहुत दुख होता है इतनी गुर्बत देख के इस मुल्क में, तो किसी ना किसी तरह वो गुर्बत ख़त्म करनी है। तो ये हमने भी, मतलब जो मेरा एक 2 सेंट्स है कि हमने भी ये इसके अंदर ये शुरू किया कि बच्चों को, यंग पॉपुलेशन को, अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन को, स्पेशली जिनके पास यूनिवर्सिटी के भी एक्सेस नहीं है, उनको AI में ट्रेन किया जाए। AI में ट्रेन किया जाए, बेशक उनके पास FSC होना चाहिए, एक बेसिक एजुकेशन हो, उनको AI में ट्रेन किया जाए। AI में उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दे, कुछ इंक्यूबेशन दे, कुछ, और फिर हम साथ उनको लैपटॉप भी, हमने सैटरडे को अभी 80 बच्चों को डोनर्स के थ्रू, जिन्होंने डोनेट किया था, उनके 80 बच्चों को लाहौर एक्सपो में लैपटॉप दिया, हमारा वहाँ पे इवेंट था एक। तो ये हमारी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है, मगर NAVTEC भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट भी फेडरल लेवल पे ये प्रोग्राम्स कर रही है, एंड आई थिंक ये बहुत खुशाइंद बात है, जिसमें वो AI की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, AI की ट्रेनिंग फंड कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के GDP के लिए, पाकिस्तान में देखें अगर माइनिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, 3 बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे ख्याल में, मेरा अपना पर्सनल ये ख्याल है
कि टेक्नोलॉजी उनमें से सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट कैपिटल इंटेंसिव। टेक्नोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इनिशियली लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थोड़ी सी सही नहीं है, तो इसलिए ये, और फिर दूसरा डेमोग्राफिक्स है, वो दूसरा बड़ा एडवांटेज है। तीसरा, हम कुछ इंग्लिश स्पीकिंग है, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। चौथा ये कि यू कैन बी एम्प्लॉयड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट, एंड यू कैन स्टिल स्टे इन पाकिस्तान एंड अर्न। प्लस यहाँ पे जो बच्चे आ जाते हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम इज रेमिटेंसेस। बिल्कुल, बाहर भी कहीं एम्प्लॉय होते हैं, यहाँ से बच्चे बाहर भी जाते हैं, तो ऑब्वियसली अपने पैसे रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजेंगे। तो ये पाकिस्तान ने, मेरा ये गिला रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ टेक्नोलॉजी वेव्स पहले मिस किए, मगर ये वाली जो टेक्नोलॉजी वेव है ना, ये पाकिस्तान को किसी सूरत मिस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ऐसे में कमल, जो कि आपने खुद कहा कि अंडर प्रिविलेज इलाकों के बच्चों को भी आपने लैपटॉप्स दिए, आप लोग ट्रेनिंग्स देते हैं उनको। इस वक्त हमें जो घर में बैठे सुन रहे हैं, वो ख़वातीन भी हैं, वो मे भी कुछ ऐसे बच्चे जो सोच रहे होंगे कि अच्छा हमें अब अगर डिग्री नहीं कोई हासिल करनी या नहीं कर सकते इस वक्त, हमें बड़े ही थोड़े टाइम में कुछ सीखना है, जो कि आपने खुद करके आप कोर्सेज कराते हैं। यानी अगर किसी ने कोई इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं भी ली हुई, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन वो नॉलेज नहीं भी, तब भी वो आपके थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू एआई को बहरहाल समझ सकता है। थोड़ा सा आसान करके बताएं कि किस तरीके से, कौन है जो एआई को समझ सकता है और उससे फ़ायदा उठा सकता है, किस तरीके से? देखिए, मैं आपको एआई तो में बहुत सारे ऑप्शन, it's a huge term, मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताती हूँ जहाँ पे एआई की एप्लीकेशंस थोड़ी बहुत बता देती हूँ, ठीक है? अब देखें, आप मेडिकल केयर हमारी देख लें, ठीक है? एक प्राइमरी केयर होती है, फिर सेकेंडरी केयर होती है, फिर टर्शरी केयर होती है। प्राइमरी केयर जो है वो गांव, कस्बे, इलाके, छोटी जगह पे होती है। वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पे जाके रह नहीं सकते या पसंद नहीं करते। तो एआई, अगर शुरू में आप, एआई की क्या एबिलिटी है कि वो पैटर्न्स देख सकता है, वो डिजीज़ पैटर्न्स देख सकता है, वो बहुत एक्यूरेट डायग्नोसिस कर सकता है। तो एटलीस्ट जो प्राइमरी केयर है, वहाँ पे अगर आप एआई को ले आएँ और फिर उसको, जैसे मैंने कहा कि क्लाउड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5G इंपॉर्टेंट है, 5G और क्लाउड के थ्रू उसकी एक सेंट्रल रिपोजिटरी बना के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर को लिंक कर दे, तो एक तो गवर्नमेंट का खर्चा बहुत बचेगा, और दूसरा ये कि जो मिस डायग्नोसिस होता है बहुत कम हो जाएगा, आपके हेल्थ सिस्टम पे दबाव कम हो जाएगा, और बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी गेन होगा, बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी। और यही चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी जुडिशरी में, जहाँ पे हम कहते हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जजेस कम हैं, या कुछ लोग लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा सिस्टम हो जाए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई डोंट नो ये पॉसिबल है या नहीं है इस टाइम पे, कैसे उसमें हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अक्सर ये बात करते हैं कि चूँकि हमारे पास इमारतें कम हैं, जजेस कम हैं, केसेस का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम उसको डील नहीं कर। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल जो असल में हो चुका है। देखिए, एक बैंक था, उसके बैंक के एटीएम्स होते हैं। अब एटीएम में पैसा डालना है, अगर वो ज़्यादा डाल दें पैसा, तो वो पैसा तो वो रेस्ट में पड़े ना, फिर शाम को ज़ाया हो जाएगा, वो पैसे पे पैसा नहीं बन रहा। और अगर वो कम डालें तो कस्टमर सफ़र होते हैं। तो इस बैंक ने, एक बड़े बैंक ने, पाकिस्तानी बैंक की बात है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना पिछले 10 साल का डेटा एआई में फीड कर दिया। उससे उन्हें पता चल गया पूरे पैटर्न, कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट्स है। उनकी इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन हो गई, इतनी इनक्रेडिबल ऑप्टिमाइजेशन हो गई, जिसकी वजह से अब उनके जो एटीएम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं, और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेनी टाइम्स इंक्रीज हो गई। मीडिया कैसे यूज़ कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि हम ये तो सुनते हैं कि अच्छा काम हो रहा है इन टूल्स पर, और शायद ऐसे एंकर्स वो प्रोग्राम्स कर रहे होंगे, वो एक पर्सपेक्टिव, लेकिन अदरवाइज मीडिया कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं? देखिए, एआई की एबिलिटी होती है कि वो बहुत लार्ज सेट ऑफ डेटा को बहुत सेकंड्स में एनालिसिस करके, और उसमें एक्शनेबल इनसाइट्स दे सकता है, ठीक है? तो मीडिया भी जब जाता है, बहुत सारी मीडिया को रिसर्च करनी होती है एक अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए। किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप रिसर्च करते हैं, तो आप एआई को यूटिलाइज कर सकते हैं टू रियली इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च दैट यू डू। एंड ये सिर्फ एक एप्लीकेशन है जो आप अपनी जो प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आप अपने ऑडियंस का बिहेवियर की एनालिसिस कर सकते हैं, क्या चीज़ चलती है, किस चीज़ पे ज़्यादा बेहतर रेटिंग आएगी, कौन सी चीज़ जो है वो ऑडियंस को पसंद, कौन सी चीज़ ऑडियंस पसंद करता है, कौन सी चीज़ है जो कि एक ऑडियंस का, अगर आपने कोई तो इसमें आपके लिए कंटेंट को डिज़ाइन करना आसान हो जाएगा। कंटेंट को डिज़ाइन करना आसान हो जाएगा। अगर आपने कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करना, आप कहते हैं जी हम चाहते हैं हमारे ऑडियंस का जो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो बढ़े, कॉम की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़े, टॉपिक्स भी आएंगे, उसमें कंटेंट की फीड भी आएगी। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वज़ीर आज़म भी बन सकता है? एक ऐसा वज़ीर आज़म हो जो कि एआई का हो? बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कर रही है।
मैंने पाकिस्तान में रह के ही बिजनेस करना है। हमने भी यही बैठ के सहाफत करनी है, खैर है। कमल इमेजिन करें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपने एआई का कैंडिडेट मुतारिफ करा दें और वो कैंडिडेट जो है वो बात करे, देखिए वो जलसों में ये बात तो चले एक हमारी एक जोक वाली बात होगी, मगर जो असल बात है वो ये है कि जो पावर में आती हैं पार्टीज वो एआई को यूज करके अपनी डिसीजन मेकिंग को बहुत इंप्रूव कर सकती हैं, और वो बल्कि बता सकते हैं कि अगर उनका मैनिफेस्टो ये है, एक तो ये कि मैनिफेस्टो बनाने में शायद आसानी हो जाएगी, प्लस उसे इंप्लीमेंट कैसे करना, इंप्लीमेंट कैसे, वो पुराने काफी सालों के डेटा को यूज करके देख सकती हैं व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क, दे कैन रियली इंक्रीज। देखिए ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपने विम के ऊपर डिसीजन करते हैं ना, एआई जो है वो एक्शनेबल इनसाइट्स निकालती है फ्रॉम एक्चुअली अवेलेबल डेटा, ठीक है, उसको स्टडी करती है, उसको देखती है, उसके पैटर्न्स देखती है, फिर बहुत सारे डिफरेंट मुल्कों का डेटा जो कि आपके सिमिलर मुल्क हैं उनका आप देख सकते हैं कि उनकी क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई। यू कैन रियली इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर डिसीजन मेकिंग एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर यू नो द पॉलिसीज दैट यू इंट्रोड्यूस इनटू द गवर्नमेंट, इनटू द कंट्री बाय यूजिंग एआई, लेवरेजिंग। और जैसे इससे पहले हम थीसिस पे जब काम करते थे तो प्लेजरिज्म चेक होता था, इतने परसेंट अलाउड है, अदरवाइज ज़ाहिर है प्लेजराइज्ड है वो। अब एआई के बाद, इन टूल्स के बाद, चैट जीपीटी के बाद ज़ाहिर है कंटेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, आप सिर्फ एक जुमला लिखते हैं और इतना आपको ओरिजिनल किस्म का कंटेंट मिल रहा होता है कि फिर लोग समझ पूछते हैं अच्छा ये आपका अपना ही है चैट जीपीटी वाला है। तो एथिकल यूज़ ऑफ एआई ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसमें आपको पता है कि ड्रेक ये पाकिस्तान ये अमेरिकन सिंगर है, उसकी पूरी एक एल्बम निकल आई, ठीक है, और उसकी आवाज़ में, उसकी टोन में, उसकी म्यूजिक प्लस यू नो बाद में वो वीडियोस भी, जैसे वो वीडियोस उनकी बनती हैं वैसे उसकी वीडियोस भी। इब्रारुल हक का गाना आया एआई पे, तो वो तो इब्रारुल हक ने खुद किया है ना, मगर ये तो किसी और ने उनका कर दिया। तो द थिंग इज़ कि कैसे जो है वो क्रिएटिव टैलेंट को सेफ गार्ड किया जाए, कहाँ तक एआई जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता, उसके पीछे रेगुलेशन, क्रिएटिविटी बस खत्म ही हो जाए। क्रिएटिविटी देखिए इवेंचुअली जो है ना दुनिया ने अडेप्ट करना है। ओके, जब इंडस्ट्रियल हम कैसे उसमें क्रिएटिविटी फिर एआई के थ्रू आएगी। देखिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था लोगों ने ओ सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, वो मशीनें आपका काम करना शुरू करी, मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया, वाकई वो नौकरियां खत्म हो गई, मगर नए टाइप की नौकरियां आ गई, ठीक है। तो इवेंचुअली ह्यूमन बीइंग्स ने इवॉल्व होना है। कैसे इवॉल्व होना है, किस टाइप की नई नौकरियां आएंगी, किस टाइप की नई चीजें, हमें नहीं पता, मगर हम बहुत देर तक लड़ नहीं सकते। हमें हम आहंग होना पड़ेगा इन टूल्स के साथ, हमें सीखना होगा ताकि हम आगे बढ़ पाएं। बिल्कुल अच्छी रेगुलेशन बनानी चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए, और ज़रा वो तो भी स्टेट लेवल बनती हैं। कमल बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, इस बहुत अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन आगे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। हमारी मुलाजमत यानी हमारा रोज़गार, क्या ये हमारी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करता है? चूँकि एक तहकीक के मुताबिक ये सामने आया है कि जो हमारी जॉब होती है वो हमारा बुढ़ापा डिफ़ाइन करती है, यानी हमारा पेशा हमारी ज़िंदगी जिस तरीके से मुतासर करती है। आज हम इस पर बात करेंगे। सारी रूटीन, लाइफस्टाइल हम अपनी जॉब के हिसाब से ज़ाहिर है उसको मैनेज कर रहे होते हैं। जिस तहकीक का मैं हवाला दे रहा हूँ कि किस तरीके से जॉब हमारी ज़हनी सेहत पर असरअंदाज होती है, चूँकि माहिरीन कहते हैं कि जो लोग ऐसी मुलाजमत से वाबस्ता होते हैं जिसमें दिमाग को ज़्यादा मुतहरिक रखने की ज़रूरत नहीं होती, तो उससे बुढ़ापे में दिमागी तनज़्ज़ुली और डिमेंशिया का ख़तरा नुमायाँ हद तक बढ़ जाता है। जबकि ज़हनी तौर पर ज़्यादा सरगर्म रहने वाली मुलाजमत जो होती है वो आपकी उम्र को बढ़ाती है, दिमागी जो एक कारकर्दगी है उसको बेहतर करती है। तो आज इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। माइंड साइंस एक्सपर्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर डॉक्टर मुइज़ हमें ज्वाइन कर चुके। डॉक्टर मुइज़ बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर मुइज़ मेरा ख्याल है सबसे पहले इसी पर कमेंट लूँगा कि वाकई ये है कि हमारा बुढ़ापा ये बता देता है कि हमने जॉब क्या की है, पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल डिफाइन करता है आपका, आप जो काम करते हैं वो डिफाइन करता है कि आप कौन है। अच्छा, अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें जहन, बेसिकली ब्रेन जो है वो आपका वैसे तो 14 साल की एज तक पूरा डेवलप हो जाता है, मगर उसके बाद उसके सिनेप्सिस कनेक्शंस बनते हैं। तो कोई ऐसा काम जो बिल्कुल मोनोटनस हो, यानी मिसाल के तौर पे कन्वेयर बेल्ट है, उस पर डबल रोटी बन के आ रही है, तो एक शख्स का काम ये कि वो सिर्फ देखता है कि डबल रोटी सही है, शेप में सही है, वो 8 घंटे देखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं देखेगा। तो वो अपने जहन का उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसका काम की नौयत ऐसी है। तो वो ना सिर्फ जब बूढ़ा होगा, उसको आपने डिमेंशिया बात की, उसके जहनी अमराज हो जाएंगे, ज़ाहिर न्यूरॉन्स के कनेक्शंस वीक हो जाएंगे, ब्रेन में करंट दौड़ता है वो करंट वीक हो जाएगा, और फिर उसके अलावा उसकी अपनी ज़िंदगी में वो जो होता है कि इंसान एक चैलेंज लेता है, अच्छे फैसले करता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। एक तहकीक ये कहती है, मैं अमेरिका की यूरोप की बात कर रहा हूँ,
कि 70% वर्कफोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम से खुश नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं वो उनको तनख्वाह मिल रही है, कोई दूसरा जॉब नहीं है। कई ऐसे लोग हैं कि अगर उनको मौका मिला जाए तो वो खेती बाड़ी करे, कई ऐसे लोग हैं इनको मौका मिला है वो फोटोग्राफी करे। तो ये चीज डेफिनेटली जरूरी है इस बात को समझना कि अगर जहन को देखें, आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसल्स बिल्डअप होते हैं, ब्रेन भी एक मसल है। आपने देखा आपके घर काम होने वक्त करने वाली माँ बहुत कम बीमार होती है। फिजिकल काम जब करती है तो उस फिजिकल काम से उनकी बॉडी इतनी डेवलप होती है कि उनके तौर पर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो ऐसा काम करना चाहिए जहन इस्तेमाल। डॉक्टर मोइज, पर ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जहां पर आपको लगता है कि जहन का इस्तेमाल कम होता है और उसकी वजह से फिर बुढ़ापा ज्यादा मुतासर हो सकता है? देखिए, अब तो जैसे आ गया और जो पहले मैं आपकी गुफ्तगू, उसके बाद या तो इस्तेमाल इसको डेवलप करने के लोग क्रिएट ये सोच लें, अगर आप कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं जहन का इस्तेमाल है, आप वापस घर पे आते हैं तो बोर्ड गेम्स खेलें, चेस ड्राफ्ट खेलें, कोई ऐसे करे, जिक्सो पजल्स करे, जिससे आप अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स के कनेक्शन को जिंदा भी रख सको, नए कनेक्शंस बनाए। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक बड़ा मसला है कि हम घर आते थके हुए हैं, अच्छा जी थोड़ी देर टीवी देखा, गपशप की, खाना खाया, सो गए, अब जिंदगी कर रही है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें बहरहाल हैं, कुछ ऐसी ट्रेनिंग ज़रूर हैं जिससे हम दिमाग को और मुतहरिक कर सकते हैं। यानी आराम ज़रूर करें, लेकिन आराम करते करते भी दिमाग की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। आपने साथ जिक्सॉ पजल की बात भी की। तो ऐसी गेम्स हैं जो कि खेलनी चाहिए, या कि जब हम अपनी जॉब के दौरान ज़्यादा पढ़ते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं, तो फिर भी हमारा दिमाग ज़्यादा मुतहरिक हो रहा होता है, नया चैलेंज, चूँकि उसमें चाहे फिज़िकल कैपेबिलिटी भी इन्हांस होती है बट आपका दिमाग भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे जॉब्स, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे ब्रेन में दो बड़ी जबरदस्त सलाहियत, एक विजुअलाइजेशन की, एक इमेजिनेशन की। अच्छा, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप कम से कम कुछ देर के लिए आंखें बंद करके या खोल कर कोई ऐसी चीज तस्वुर करें जो आपने देखी ना हो। या मिसाल के तौर पे आपने एक गाय तस्वुर की, उस गाय का रंग जो है वो आप कोई ऐसा कर ले जो आमतौर पर गाय का रंग नहीं होता। आपने कुत्ता तस्वुर किया और उसके ऊपर रेड स्ट्राइप्स डाल दी। आपने ऐसी चीजें तस्वुर करनी है जो मुमकिन नहीं है, मगर जितना आप अपनी इमेजिनेशन को, आइंस्टाइन कहता है इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज आपको बाउंड करती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सारी जिंदगी चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है, एक पायलट रहता है, एक डॉक्टर रहता है। ये जो एक तरह से एक बैरियर है हमारी जिंदगी में, हमारी एजुकेशन का या प्रोफेशन का, उससे थोड़ी देर के लिए बाहर निकलकर अपने आप को वो इमेजिन करें जो आप नहीं है। जितना इमेजिनेशन यूज करेंगे इतना आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट होगी और इतना बुढ़ापा कम तौर पे नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि सदा जवान रहना, सदा जवान रहने का राज ये है कि अपने जहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। और एक उम्र के किसी हिस्से में भी हम ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, या कि एक स्पेसिफिक एज के बाद जो मर्जी कर लें फिर दिमाग ने और जरखेज होना नहीं है? देखिए, वैसे तो आइडियल एज जो है वो 14, 15, 20, 22 साल तक की एज है। इसकी वजह है कि इंफॉर्मेशन बेस जो है वो कम होता है हमारा। जितना हम छोटे होते हैं हमारे पास जो बैरूनी मालूमात आती है, खारजी मालूमात आती है, वो कम होती है, तो दिमाग भटकता नहीं है, सोच भटकती नहीं है। लेकिन ये 80 साल की उम्र में भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि पाबंदी नहीं, कोई सीखने की जरूरत। आंखें बंद करके तस्वीर करें मैं हिमालय के पहाड़ पे हूँ, तस्वीर करें ठंड है, अपने जिस्म में महसूस करें, ये इमेजिनेशन आपको हेल्प कर सकती है। ओके, इमेजिनेशन ज़्यादा करें तो वाकई दिमाग ज़रा मुतहरिक भी होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज साथ मौजूद थे, चूँकि इदारे तहकीक ऐसी जिसमें कि हम इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ पढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। स्टे विद अस। हमारे साथ 3 ऐसी स्क्वॉश सिस्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन में धूम मचाई और अपने ज़बरदस्त खेल से खूब डांट समेटी। हम बात करें महविश अली, महानूर अली और सैरिश अली की। महविश और महानूर ने इस इवेंट में लिए हैं गोल्ड मेडल, जबकि सैरिश का है इसमें ब्रॉन्ज। और ये इवेंट हुआ था 8 से 11 अप्रैल। इसके बाद एक और इवेंट हुआ, वो कराची में हुआ, जहांगीर खान नेशनल जूनियर चैंपियनशिप। और अंडर 15 कैटेगरी में सैरिश ने टॉप किया, यानी उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। और तीनों बहनें चंद हफ्तों पहले हमारे पास स्टूडियो में भी आई थी, जो तैयारी कर रही थी ज़ाहिर है उस वक्त इन इवेंट्स के लिए। तो आज फिर चूँकि जीती हैं तो हमने सोचा कि आपकी मुलाकात से एक बार फिर करवाते हैं। तीनों सिस्टर्स आज साथ मौजूद हैं, महविश, महानूर और सैरिश। वेलकम कर शो में। सबसे पहले महविश, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा, कितना ज़बरदस्त ये इवेंट रहा? ज़ाहिर है आपने गोल्ड मेडल लिया है, कितना चैलेंजिंग रहा?
थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए और इतनी मोटिवेशन देने के लिए। इवेंट हमारा बहुत अच्छा रहा और ये 8 से 11 तक 4 दिन का इवेंट था। शुरू के सारे मैचेस हमारे बहुत टफ थे, फाइनल भी बहुत टफ आया हमारा मलेशिया के साथ, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने बोला हमने पाकिस्तान के लिए टाइटल ला रहे और जितनी हमने मेहनत की है हमने वो दिखाना है कि हम करके आएंगे। बिल्कुल। महानूर, कैटेगरी सेम थी आप दोनों की या डिफरेंट कैटेगरी थी? अंडर 17 के लिए खेल रही थी मैं और सैश अंडर 15 में खेल रहे थे। तो जिस प्लेयर से मैं मेरा सैश का आपस में सेमीफाइनल आ गया, तो फिर मतलब इन लोगों ने आपस में ड्रॉ ऐसा आ गया था कि हम दोनों का आपस में मैच आ गया। फिर फाइनल मेरा बहुत टफ रहा। जो जापान की लड़की थी तो बहुत अच्छा खेलती थी और एशिया नंबर 1 भी, एशिया नंबर 4 है अभी अंडर 13 में। और मेरा पहली बार था अंडर 13 खेलना, बहुत नर्वस थी लेकिन बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई थी और ट्रेनिंग की थी हम लोगों ने 1 महीना रियासत तक, तो उसके लिए भी, तो वरना ये जीतना मुश्किल हो जाता। अच्छा महानूर, वैसे सेलिब्रेशन कैसे होती है जब भी कोई इवेंट आप जीतते हैं, स्पेशली एक ऐसा इवेंट ज़रा हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं, उसकी एक रीच होती है और उसमें गोल्ड मेडल लेना, उसके बाद सेलिब्रेशन कैसे होती है, किस तरह आप उसको सेलिब्रेट करती हैं? सबसे अच्छा पार्ट जीतने में सेलिब्रेशन ही होता है और जब आप अपने मम्मा पापा को बताओ जितना वो खुश हो तो वो सबसे अच्छा मुझे लगता है। और इसलिए मैं जीतने की ज्यादा कोशिश भी करती हूँ ताकि सेलिब्रेशन हो, सब खुश हो और मिठाई वगैरह तो जब हम लोग आए एयरपोर्ट बहुत अच्छा वेलकम हुआ, बहुत मैं कहूँ कि बहुत अच्छा लगा। एक और जज्बा आ गया कि अगला इससे बड़ा इवेंट जीतेंगे इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छी सेलिब्रेशन हुई इंशाल्लाह आगे भी ऐसे इंशाल्लाह। अच्छा सैरिश, ब्रॉन्ज मेडल, ज़रा आपने भी एम गोल्ड मेडल के लिए किया होगा, आपका सफ़र कैसा रहा, ओवरऑल इवेंट कैसा रहा? काफ़ी डिफरेंट कंट्री से लड़कियां आई थी और काफ़ी टफ थी। मैच का तो बहुत ज़्यादा टफ मैच हुआ था। मैंने भी एक T2 खेला था जैपनीज के साथ, बहुत इक्वल मैच रहा, बहुत अच्छी फाइट्स मिली, न्यू एक्सपीरियंस मिला हमें जो पाकिस्तान में नहीं मिल सकता था, तो काफी अच्छा था टूर्नामेंट। लेकिन सैडली ब्रॉन्ज लेकर आए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर परफॉर्मेंस आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सैरिश, फिर आप लोग आए कराची, चूंकि कराची में फिर 17 से 20 तक दूसरा इवेंट जिसमें अंडर 15 की कैटेगरी में आपने गोल्ड मेडल लिया। एक इवेंट से वापस आके दिल नहीं चाहा थोड़ा रेस्ट कर लें? आपने कहा नहीं इस इवेंट में जाना है और अगर पिछले वाले में ब्रॉन्ज है तो अभी मैंने गोल्ड ही लेना है? नहीं, एक और जज्बा आया कि वहां पर तो नहीं ले पाए, इधर तो ले लूंगा गोल्ड। तो बस इधर भी मैंने साइड लड़कियों को 3 स्टेट से हराया, एक लड़की को और फाइनल जीती। अच्छा, और ये जो इवेंट था कराची में जहांगीर खान नेशनल जूनियर चैंपियनशिप, थोड़ी डिटेल्स बताइएगा इसकी, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, ये कितना टफ था आपके लिए? 32 पार्टिसिपेंट्स थे और सारी लड़कियां काफी अच्छी खेलती थी, लेकिन मैं ज्यादा अच्छा खेलती थी मैं कह सकती हूँ, और मैंने हर एक को 3 स्टेट निकाला और काफी प्राउड हूँ अपने आप से। ठीक, बस महविश आपसे पूछ लेता हूँ कि अगले कौन से इवेंट्स हैं जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं? आने वाले इवेंट्स के लिए हम अभी से तैयारी, हम ट्रेनिंग पे आए थे और हमने अपने कोच के साथ ट्रेनिंग की दोबारा। और मैं इस बात पर बात करना चाहती हूँ, इस बात से अच्छी बात ये कि आपके कोच आपके साथ एयरपोर्ट तक आते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। वो एक अलग सी फीलिंग होती है कि आपके कोच ने आपके साथ मेहनत की होती है और आप उनके लिए टाइटल लेकर आते हैं। मेरे कोच रियाज सर का बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, हमारे साथ इतनी मेहनत की है। और खासकर हमारी बाट फाउंडेशन का जिन्हें हमें स्पॉन्सर किया था ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन के लिए, और अपकमिंग इवेंट्स के लिए भी इंशाल्लाह हमें स्पॉन्सर करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें और सपोर्ट करेंगे। आने वाला इवेंट हमारे लिए स्पॉन्सरशिप जो उनकी तरफ से, और सिफायर खासकर बिला फाउंडेशन जिन्होंने सैरिश को सपोर्ट किया है। और आने वाला इवेंट हमारा है सिंगापुर जूनियर ओपन और उसके बाद पेनांग जो मलेशिया में है, और इन दोनों के लिए हम अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं। ज़बरदस्त, अब तैयारी सिंगापुर के लिए है, मलेशिया के लिए, और ये अच्छी बात है कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है और उससे अच्छी बात है कि आप उसको प्रूव कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों का साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बलूचिस्तान का शहर हब जहां पर कार स्पोर्ट्स का ग्रैंड इवेंट सजने वाला है। शायकीन सालाना हब रैली के लिए पुरजोश हैं जिसका इनकाद 28 अप्रैल को होगा। ग्रैंड रैली में रेसर्स गडानी साहिल पर खूबसूरत नज़ारों से भरपूर 50 किलोमीटर ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाएंगे और शानदार स्पीड से शायकीन को खूब लुत्फानंदोज कराएंगे। और सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि बाइक्स भी होंगी। इस रैली में मर्द भी हैं, ख़वातीन रेसर्स भी हैं
और जिस तरह मैंने कहा कि बाइक रेस का भी इनेकाद होना है, तो इस पर बात करेंगे। हब रैली के इस समय एडिशन के चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और प्रो क्लास रैली ड्राइवर शिराज कुरैशी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को वेलकम करेंगे, बहुत शुक्रिया। शुजात साहब, आपसे आगाज करूंगा, इंतजामात कैसे हैं, क्या तैयारियां हो चुकी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां ऑलमोस्ट फाइनल हैं और ट्रैक्स के ऊपर जो है वो शुरू होने वाली है। इंशाल्लाह ताला हम थर्सडे फ्राइडे से रैकी के लिए ट्रैक खोल लेंगे और रेसर्स भी आना शुरू हो गए हैं, कैंप्स भी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह कल से। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। रजिस्ट्रेशंस आर डन या स्टिल ओपन? जी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू है माशाल्लाह और जो रेसर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑप्शन वहां पर भी पहुंच रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ओके, और कितनी कैटेगरीज हैं इसमें? इसमें तकरीबन कोई 13 कैटेगरीज रेस की तो बनती हैं जनाबे वाली, कोई 14 कैटेगरीज, 10 कैटेगरीज और 4 प्रिपेयर्ड कैटेगरीज हैं, 4 स्टॉक हैं, 2 लेडीज हैं, 1 जेंट्स हैं, तो तकरीबन कोई 11 कैटेगरीज बनती हैं गाड़ियों की और 2 कैटेगरीज मोटर बाइक की। ठीक, शिराज कुरैशी साहब, कितने पुरुमीद आप हैं कि इस बार जिस भी कैटेगरी में आप शरीक होंगे उसमें वाकई लीड करेंगे? यार उम्मीद की जहां तक बात है वो तो हमेशा हाईएस्ट ऑप्शन इंसान पिक करता है, बट द पॉइंट इज के जो इवेंट की जो वैल्यू है वो ये है कि कराची के बिल्कुल करीब है। शुजात भाई जो है हमारे बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजर हैं। ही इज बीन होल्डिंग दिस इवेंट फॉर द पास्ट, दिस इज द 11th एडिशन। यस, और कराची के इतने करीब होना एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है और जबरदस्त एहतमाम होता है। इट इज ग्रेट फन फैमिली गाला सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो जितने भी गाड़ियों के शायकीन हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त एक वो होता है। तो आई एम श्योर कि सारी जितने भी रेसर्स होंगे प्रो कैटेगरी के भी और स्टॉक कैटेगरी के भी, दे वुड लव टू कम एंड कम्पीट इन द हाईएस्ट ऑर्डर और उसी के साथ उम्मीद है। अच्छा, आपने कोई स्पेशल तैयारी की है इस दफा? कह सकते हैं स्पेशल तैयारी, इसलिए मैंने एक नई गाड़ी तैयार की है। अच्छा। और इंशाल्लाह उस पे कम्पीट करेंगे। एक महंगा शौक है यार, देखिए दुनिया भर में रेसिंग जो है ना, इट इज ऑफ कोर्स अ महंगा शौक तो है, इसकी कॉस्ट ज्यादा है और हमारे यहाँ उरूज चढ़ता हुआ डॉलर जो है वो बाहर से आने वाली हर चीज की जो बढ़ती चली जा रही है। तो हम इस वक्त इसकी कॉस्ट बढ़ रही है, इसी तरीके से इसकी बढ़ रही है। जैसे सीधी बात है, पेट्रोल कितना महंगा, वो भी एक महंगी चीज ही है, हो चुकी है। तो पेट्रोल का इसमें बड़ा इस्तेमाल है, चलती पेट्रोल बिल्कुल ऐसे ही है यकीनन का शौक, और लेकिन अल्लाह ताला काम करवा रहा है, अल्लाह ताला पूरा कर रहा है। जी शुजात साहब, ट्रैक हर साल की तरह वैसा ही ट्रैक है या इस दफा कोई ट्रैक डिफरेंट है? देखिए इस ट्रैक में हम हर साल इजाफा करते जा रहे हैं और हमारा टारगेट ये था कि ये 50 तक पहुंच जाए और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम इस ट्रैक पहुंच गए किलोमीटर पे है, बट ये 50 किलोमीटर हम ट्रैक को लेके आ गए हैं माशाल्लाह। ग्रेट। और अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुई है, कितनी खवातीन इसमें आ रही हैं? मेरे पास तकरीबन कोई 4 लेडीज तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुकी हैं और उम्मीद है शायद 3-4 लेडीज और भी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है। तो मैं समझता हूं कि 7 to 8 लेडीज हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक, और प्राइज मनी क्या रखी है? देखिए ये प्राइस मनी इसमें इतना बड़ा मैटर नहीं रखता कि ये रेस में थोड़ा बहुत इंसेंटिव तो लगता है ना। हाँ, लेकिन टोटल हमने 5 मिलियन प्राइज मनी रखी है जिसमें कैश प्राइज भी है और ट्रॉफीज भी हैं और मेडल्स भी हैं। बिल्कुल ठीक है। और बस लास्ट में शिराज भाई, कितने इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उस जगह के लिए भी, पूरे मुल्क के लिए भी अच्छा ऐसे इवेंट्स का होना, ये ज़रा इस कल्चर को फ़रोग़ मिलता है? यार एनी सॉर्ट ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटी जहां भी हो रही है पूरे पाकिस्तान में, वो बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन हमारे रैली फ्रेटर्निटी एक जैसे पाकिस्तान में हर शौक का प्रमोशन मौजूद है, हर शौक से ताल्लुक रख प्लेयर मौजूद है और
उसमें हिस्सा लेने वाले मौजूद हैं। और ये जो हब रैली की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इट इज वेरी क्लोज टू कराची। तो घंटे में पहुंच जाते हैं। एक फैमिली गाला है, लोग जैसे मेरी लास्ट ईयर मेरी वाइफ ने चलाई है, मेरी बेटी जो है पिछले 4 साल से रेसिंग करती है। तो मेरी इसी तरीके से जो बेगमात है, मेरी बेटी का नाम है माहम शिराज, और माहम शिराज कुरैशी, शी इज बीइंग फॉर द पास्ट। अभी इस साल भी वाइफ और बेटी दोनों जा रही हैं पार्टिसिपेट करने? बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। और बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब मैंने अपने दोस्तों में भी ये बात की है, जो लोगों के घरों में ऐसी हुई जो यारों दोस्तों के पास होती है, उन सारों को ये समझाया है कि खवातीन का, और ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि जरा उनको भी आप इनकरेज करें कि फैमिलीज के साथ आएं, बल्कि जो गाड़ी चलाते हैं जिनको शौक है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। इट्स अ फैमिली इवेंट, फैमिली गाला, क्लोज टू कराची, इजी एक्सेस है, तो लोग जरूर जाएं जी। अभी तो रजिस्ट्रेशन हो भी रही है वैसे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, अदरवाइज लोग देखने भी जरूर जाते हैं। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे शुजात शेरवानी साहब और शिराज कुरैशी। नाज़रीन, इसी हमारे आज के शो से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।